हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन लर्निंग पे। साथियों, आज फिर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, मेजर सॉइल्स ऑफ एमपी। साथियों, जो हमारी मध्य प्रदेश की सीरीज चल रही है उसमें हम लगातार एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हो रहे हैं, और उसका कारण ये है ताकि हम जितना भी हमारा मध्य प्रदेश के टॉपिक्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सभी को हमको कवर करना है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो उसको हमको मिस नहीं करना है। तो साथियों, जो आज का हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले हमने अपने जो पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन आपसे पूछा था उसका बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है। स्मृति है, श्रेयस है, आर्यन है, ओजस्वी है, जानवी है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, निशिता है, अदिति है, जिन्होंने सही आंसर दिया है। और प्रश्न ये था कि जहांगीर महल किस दुर्ग के अंतर्गत आता है। तो साथियों, जो जहांगीर महल है वो ओरछा दुर्ग के अंतर्गत आता है, और इसका बहुत सारे बच्चों ने आंसर कमेंट करके माध्यम से दिया है। इससे ये पता चलता है कि बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखते हैं, और जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको कमेंट के माध्यम से शेयर करते हैं। साथियों, आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी जानकारी हम अपडेट करते हैं वो इन सभी पेजेस पे आपको अवेलेबल होती है। जैसे फेसबुक में आप फन लर्निंग के नाम से पेज ढूंढ सकते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं अनूप कुमार 11-12, टेलीग्राम में भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फन लर्निंग 11-12। और निश्चित रूप से आप वीडियो को जब देखते हैं और जो चीज़ें आपको पसंद आती हैं तो उस अकॉर्डिंग आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमको भी एक अच्छा मोटिवेशन मिले और हम हमेशा नए नए वीडियोस आपके सामने लेकर आते रहें। चलिए बिना देरी की हुई स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख मिट्टियाँ या मृदाएँ, मेजर सॉइल्स ऑफ मध्य प्रदेश। साथियों, यदि हम मिट्टी की बात करें, सॉइल की बात करें, तो ये सैलों के विघटन एवं वियोजन से उत्पन्न ढीले एवं असंगठित भू पदार्थों को मिट्टी या मृदा कहते हैं। मतलब जो सैल होती हैं, रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, उनका जब वियोजन होता है, आपस में टूटती हैं, ढीले पड़ती हैं, तो जो भू पदार्थ बनते जाते हैं वो मिट्टी में कन्वर्ट होते जाते हैं। नदियों घाटियों को छोड़कर अधिकतम मध्य प्रदेश में प्रौढ़ मृदाएं ही पाई जाती हैं, क्योंकि राज्य की जो मृदा की प्रकृति का जो निर्धारण है यहाँ पर पाई जाने वाली प्राचीन चट्टानों के द्वारा ही हुआ है। और क्षेत्रीय कारकों के आधार पर राज्य की मृदाओं को हम निम्नलिखित 5 प्रकारों में बांट सकते हैं। तो जो मिट्टी है उसको, जो स्पेशली मध्य प्रदेश में पाई जाती है, उनको हम 5 प्रकारों में पढ़ेंगे और हर प्रकार के बारे में जानेंगे कि किसका कितना रेशियो है, कितना रेशियो नहीं है। वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर ध्यानपूर्वक देखें, और लास्ट में जैसा कि हमारा टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होता है तो हम एक जो महत्वपूर्ण टेस्ट लेके आते हैं उससे ये तय करते हैं कि हमने कितनी चीज़ें अच्छे तरीके से सीखी और कितना हम और अच्छा से सीखना जरूरी है। तो साथियों, पहला प्रकार है काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल। तो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि ये काली मिट्टी है, और काली मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, और मध्य प्रदेश में अधिकतर भाग में काली मिट्टी ही पाई जाती है। चलिए बात करते हैं ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी की। तो जो ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी, वो यह मृदा राज्य में मालवा पठार, सतपुड़ा के कुछ भाग तथा नर्मदा घाटी में ये मिलती है। यदि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें, जिला स्तर पर, तो मंदसौर है, रतलाम है, झाबुआ है, धार, खंडवा, खरगोन, इंदौर, देवास, भोपाल, जबलपुर, सीधी आदि जिलों में ये फैली है। इसके अलावा भी साथियों, चूंकि ब्लैक सॉइल का जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो और अन्य जिलों में भी ये पाई जाती है। यह प्रदेश में साथियों, जो एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है, ये प्रदेश में 47% रेशियो में पाई जाती है। 47% भाग पर ये मिट्टी जो है तो पाई जाती है, और इसका जो पीएच मान होता है वो 7.5 से 8.5 होता है, अर्थात ये बेसिक नेचर का होता है। बेसिक मीन्स क्षारीय प्रकृति का होता है, और इसमें लोहे और चूने की मात्रा अधिक होती है, और इसी कारण से इसका जो रंग होता है वो ब्लैक हो जाता है। साथ ही साथ में इस मृदा में बालू की कमी भी पाई जाती है, और पानी डालने पर यह चिपचिपी तथा सूखने पर इसमें जो है तो दरारें पड़ जाती हैं। तो इस तरह से जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी साथियों कपास की कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण मिट्टी होती है। कपास, कॉटन जिसको हम बोलते हैं, कॉटन की एग्रीकल्चर में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, और साथ ही साथ में गेहूं, सोयाबीन में भी ये बहुत उपयोगी है। इसका जो निर्माण होता है ना, वो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा, जो लावा होता है उसके जमने से होता है,
और इसके यदि अन्य नामों की हम बात करें तो साथियों इसे हम रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि रेगुर मृदा के नाम से हम किसको कहते हैं, तो रेगुर मृदा को हम काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और काली मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। बेसाल्ट नमक अग्नि चट्टान के ऋतु क्षरण से बनी है तथा चीका एवं बालू का ये मिश्रण होता है। चीका एवं बालू चिकनी होती है और थोड़ा सा बालू हालांकि कम ही मात्रा में होती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये रहती है। इस मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा जैव तत्वों की बहुत ही कमी पाई जाती है। इस तरह से जो रंग और मोटाई के बारे में यदि हम बात करें, रंग और यदि हम मोटाई की बात करें तो इस आधार पर इसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया। गहरी काली मिट्टी, नंबर 1 है गहरी काली मृदा। यह मृदा राज्य में नर्मदा, मालवा एवं सतपुड़ा पठार क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदा 3.5% क्षेत्र में पाई जाती है तथा गेहूं, तिलहन और चना के लिए और साथ ही साथ में ज्वार के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा होती है। तो साथियों जो गहरी काली मृदा है ये लगभग 3.5% क्षेत्र में पाई जाती है। काली मृदा के अंतर्गत ही पहला पार्ट है गहरी काली मृदा, है ना। दूसरा है साधारण गहरी काली मृदा। तो इसकी यदि हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा 33% रेशियो में इस मृदा काली मृदा में सबसे ज़्यादा मोस्टली जो प्रतिशत है, परसेंटेज है, वो 33% रेशियो साधारण गहरी काली मृदा का है। और ये प्रदेश के मालवा पठार तथा उत्तरी राज्य तथा निवाड़ क्षेत्र में भी ये पाई जाती है। अगली आती है छिछली काली मृदा और राज्य में इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 75 लाख एकड़ का है, जो राज्य में 7.5% पाई जाती है। तो यदि हम ओवरऑल रेशियो की यदि हम बात करें तो जो गहरी काली मृदा है वो 3.5% है, साधारण गहरी सबसे ज़्यादा 33% है और छिछली काली मृदा जो है, जो हल्का थोड़ी फैली है, वो 7.5% रेशियो में ये पाई जाती है। चलिए नंबर 2 पे आते हैं और नंबर 2 पे आते हैं तो लाल पीली मृदा, रेड येलो सॉइल। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं ये लाल रंग और येलो रंग की मिक्स सॉइल होती है। ये भी एक महत्वपूर्ण सॉइल है, प्रकार में दिया है तो दूसरे नंबर पे आती है। लाल पीली मृदा का निर्माण आर्कियन, धारवाड़ तथा गोंडवाना चट्टानों के ऋतु क्षरण से हुआ है। यह प्रदेश के 33% क्षेत्र पर पाई जाती है। 47% में ओवरऑल ब्लैक सॉइल पाई जाती थी और 33% पर आपके यह प्रदेश के 33% क्षेत्र पर पाई जाती है। और इसका यदि हम पीएच मान की बात करें तो ये 5.5 से 8.5 के बीच में होता है। लाल रंग जो होता है साथियों वो लोहे की ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण के कारण होता है और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के जल योजन के कारण इस मिट्टी में होता है। साथ ही साथ में ये जो मिट्टी होती है ये रंध्रयुक्त होती है, मतलब पोर्स होते हैं और आसानी से इससे हवा क्रॉस करती रहती है। बात करें यदि अगले बिंदु की तो यह हल्की बलुई मृदा है और इसमें लोहा, एल्यूमिनियम और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की कमी होती है जिससे उर्वरता कम पाई जाती है। यह मृदा मुख्य रूप से मंडला, बालाघाट, शहडोल तथा सीधी जिलों में पाई जाती है। बघेलखंड क्षेत्र में साथियों प्रमुख फसल जो है इसका धान है और धान का उत्पादन बघेलखंड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इस मृदा में किया जाता है। चलिए अगले बिंदु पे आते हैं और अगली मिट्टी के बारे यदि बात करें हम तो जलोढ़ मृदा है और इसको हम एल्यूमिनियम सॉइल भी कहते हैं। जलोढ़ मृदा का जो निर्माण है साथियों वो बुंदेलखंड, नीस तथा चंबल द्वारा निक्षेपित पदार्थों से हुआ है और इस मृदा की जो उर्वरा शक्ति है वो सबसे ज़्यादा है। इस बिंदु को जरूर आप टारगेट करके रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा उर्वरक क्षमता किस मिट्टी की है। तो साथियों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो जलोढ़ मृदा है, एल्यूमिनियम सॉइल है, उसकी उर्वरा शक्ति सबसे ज़्यादा है, जिसमें गेहूँ, कपास, गन्ना आदि फसलें उगाई जाती हैं। यह मृदा प्रदेश के मुरैना, भिंड, ग्वालियर तथा शिवपुरी जिलों में लगभग 30 लाख एकड़ क्षेत्र में ये फैली है। यदि हम इसके पीएच मान की बात करें, पीएच वैल्यू की बात करें तो इसका जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से अधिक होता है, 7 से ज़्यादा होता है और बालू की अधिकता के कारण इसमें अपर्दन भी कम होता है ना। जो सॉइल इरोजन से जैसे ज़्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट्स परेशान हैं, यदि बात करें भिंड की, मुरैना की, स्पेशली ड्यू टू चंबल रिवर, तो इसका पीएच वैल्यू ठीक होता है और साथ ही साथ में जो बालू है, सैंड है, उसकी अधिकता होती है इस मिट्टी में, इसलिए जो है तो नुकसान नहीं होता है। साथियों मध्य प्रदेश में जो जलोढ़ मृदा है, ये जलोढ़ मिट्टी है, मुख्य रूप से 3 प्रकार की पाई जाती है।
पहली है बांगर, दूसरी है पुरानी जलोढ़ मिट्टी और तीसरी है भावर जलोढ़ मिट्टी। तो इस तरह से जलोढ़ मिट्टी होती है जो सबसे ज़्यादा उर्वरा शक्ति इसमें होती है और इसीलिए इसका उपयोग अन्य फसलों के उत्पादन में किया जाता है, जैसे कि आप चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगले बिंदु पे आते हैं। इसका नाम है कछारी मृदा या एलुवियल सॉइल। और कछारी मृदा का जो निर्माण है साथियों, नदियों द्वारा बाढ़ के समय अपवाह क्षेत्र में निक्षेपित पदार्थों से हुआ है। यह श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में इसका होता है और ये मृदा गेहूं, गन्ना, कपास आदि के लिए महत्वपूर्ण सॉइल होती है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि ये सॉइल भी एक महत्वपूर्ण सॉइल है और ये जो है प्रमुख रूप से भिंड, मुरैना, ग्वालियर क्षेत्रों में ये पाई जाती है। नेक्स्ट बिंदु पे यदि हम बात करें तो मिक्स सॉइल है, मिश्रित मृदा है और इस मिट्टी में लाल, पीली एवं काली मृदा मिश्रित रूप में पाई जाती है। यह मृदा मुख्य रूप से टीकमगढ़, पन्ना, रीवा, सतना, सीधी आदि जिलों में ये पाई जाती है। इस मृदा में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा जैसे मोटे अनाज पैदा किए जाते हैं। मतलब ये आप ध्यान रखेंगे, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी मिट्टी है जो ज्वार बाजरा के लिए या मोटे अनाजों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो साथियों उसका नाम है मिश्रित मृदा या मिक्स्ड सॉइल। मिक्स सॉइल में सारी चीज़ों का मिश्रण होता है, लाल पीली मृदा भी होती है, बलुई मृदा भी होती है, ये सारी मृदा ही इसमें पाई जाती है। तो इस तरह से हमारी मिट्टियों के बारे में था, पांचों प्रकारों के बारे में था। अब बात करते हैं हम कि जो मृदा अपरदन है, सॉइल इरोजन है, उससे स्टेट में कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ता है और किस तरह से हमारे लिए हानिकारक है। तो अपरदन के विभिन्न कारकों द्वारा मृदा की सतह से महीन कणों का कट कट करके बहना मृदा अपरदन कहलाता है। चंबल की घाटी तथा नर्मदा नदी के किनारे इस समस्या से अधिक ग्रस्त है। मतलब जो चंबल नदी है उसके किनारे की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा भिंड, मुरैना ही इसमें ग्रसित है और इस भाग में वनस्पति विहीन है, वनस्पतियों का अभाव है। तो मृदा होने के कारण मानसूनी वर्षा अनालिका अपरदन द्वारा भूमि का कटाव बहुत तेजी से होता है। जब जो वनस्पतियां हैं वो कम है तो मिट्टी भी बहुत ज़्यादा जल्दी उसका कटाव होता है। अब यदि हम सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन की बात करें तो चंबल नदी द्वारा भिंड, मुरैना, श्योपुर में होता है। मतलब ये कह दिया जाए साथियों कि जो सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन होता है तो कहाँ पर होता है, तो चंबल नदी द्वारा भिंड, मुरैना और श्योपुर जिलों में होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन किस नदी के द्वारा होता है, तो उसका सही आंसर होगा आपका चंबल नदी। इसको आप जरूर पॉइंट आउट करके रखेंगे। अब ये जो समस्या है इसका उपाय करने के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। इसने मृदा अपरदन की समस्या का जो समाधान करने के लिए राज्य का कृषि विभाग विश्व बैंक के साथ मिलकर अनेक प्रयास कर रहा है। मृदा अपरदन रोकने के लिए पशु चराई पर नियंत्रण किया जा रहा है, कंटूर खेती तथा वृक्षारोपण को, प्लांटेशन को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए तरह तरह से जागरूकता भी फैलाई जा रही है। अब यदि मृदा अपरदन को रोकने के लिए छोटे छोटे बांधों का भी निर्माण एवं भूमि का चक्रीय पद्धति द्वारा उपयोग करने पर भी ये प्रमुख बल दिया जा रहा। चलिए मध्य प्रदेश में जो मृदाओं के बारे में हमने अभी ऊपर पढ़ा उसमें आज आके शॉर्ट में थोड़ा सा एक बार और रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो यदि गहरी काली मृदा की हम बात करें तो इसमें जो मुख्य घटक होते हैं लोहा, चूना एवं अम्लीय HCl है और घुलनशील तत्व है। कमी किसकी होती है, फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जैव तत्वों की। और प्रकृति कैसे होती है, एसिडिक होती है, अम्लीय होती है। साथ ही साथ में मालवा पठार, सतपुड़ा क्षेत्र, उत्तरी मालवा के पठार में पाई जाती है तथा सतपुड़ा क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है। जिले की बात करें तो मंडला, बालाघाट, शहडोल आदि है। मुख्य फसल जो है गेहूं, ज्वार, तिलहन, चना। नेक्स्ट है साधारण गहरी काली मृदा। और साधारण गहरी काली मृदा की यदि हम बात करें तो इसमें लोहा एवं चूना, अम्लीय HCl में घुलनशील तत्व है और साथ ही साथ में फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जैव तत्व की इसमें कमी होती है। अम्लीय होता है प्रकृति, साथ में उत्तरी मालवा तथा पठार एवं निवाड़ क्षेत्र में ये पाई जाती है। गुना, शाजापुर, सीहोर, उज्जैन आदि जिलों में पाई जाती है। साथ ही साथ में विदिशा, भोपाल एवं रायसेन। जो प्रमुख फसलें हैं गेहूं, कपास, मूंगफली, ज्वार इत्यादि फसलें हैं। अब बात आती है छिछली काली मृदा की, तो ये भी लोहा, चूना एवं अम्लीय HCl में घुलनशील तत्व पाए जाते हैं। फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जैव तत्व की इसमें बहुत कमी होती है, एसिडिक प्रकृति होती है, सतपुड़ा क्षेत्र में ये पाई जाती है। साथ ही साथ में जिलों की यदि हम बात करें तो सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल और जो प्रमुख फसल है वो गेहूं और चावल है। अगली आती लाल पीली मृदा। लोहे के ऑक्साइड्स होते हैं, कैल्शियम होता है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, अम्लीय से क्षारीय तक इसकी प्रकृति होती है। बुंदेलखंड पठार का पूर्वी हिस्सा
में ये प्रमुख रूप से पाई जाती है। और यदि हम जिलों की बात करें तो मंडला, बालाघाट, शहडोल आदि जिले हैं। प्रमुख फसल की यदि हम बात करें तो चावल है। नेक्स्ट है जलोढ़ मृदा, इसमें कार्बोनेट्स पाए जाते हैं और फास्फोरस और नाइट्रोजन तत्व भी इसमें रहते हैं। साथ ही साथ में इसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है और पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा चंबल घाटी क्षेत्र में ये पाई जाती है। यह शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना आदि जिलों में इसका मात्रा सबसे ज़्यादा है और गेहूं, गन्ना, कपास इत्यादि फसलों का जो उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट है कछारी मृदा, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है और पठारी क्षेत्रों में ये मिलती है और टीकमगढ़, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी इत्यादि जिलों में ये पाई जाती है। और लास्ट की यदि हम बात करें तो मिश्रित मृदा, जिसमें कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन की कमी होती है और ये भी पठारी क्षेत्रों में ही पाई जाती है। साथ ही साथ में ज्वार, बाजरा इसके जो प्रमुख फसल है वो उगाए जाते हैं, मतलब मोटे अनाज इसमें सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। चलिए, इस तरह से हमारा शॉर्ट में था जिसका हमने लास्ट में रिवीजन किया। अब बात आती है क्विज की कि इनसे जो प्रश्न संभावित बन सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करें। तो बिना लेट किए हुए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं कि रेगुर किस मृदा को कहा जाता है। तो जो रेगुर है वो किस मृदा को कहा जाता है, उसका सही ऑप्शन आपको टिक करना है। 4 ऑप्शन आपकी टीवी स्क्रीन पर है, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, कछारी मृदा या मिश्रित मृदा। तो साथियों, जो इसका सही आंसर जाएगा वो है आपकी काली मृदा। काली मृदा को ही हम रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं, जैसा कि हमने आपसे ऊपर चर्चा किया था। नेक्स्ट बात आती है कि राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सी मृदा पाई जाती है। तो इसका आंसर आपके दिमाग में ऑलरेडी आ चुका होगा कि जो बिना लेट की हो वो कौन सी मृदा है, वो है काली मृदा, जो 47% रेशियो में ये पाई जाती है। ऑप्शन में जलोढ़, लाल पीली और मिश्रित मृदा भी है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। किस मृदा की उर्वरा शक्ति अधिक होती है, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, मिश्रित मृदा या लाल पीली मृदा। तो साथियों, इसका सही ऑप्शन आपको टिक करना है। कौन सा आंसर है स्क्रीन में देखते हुए। तो हमने आपसे ऊपर चर्चा की थी कि जो जलोढ़ मृदा है उसकी उर्वरा शक्ति सबसे ज़्यादा होती है और इसीलिए वो सबसे ज़्यादा यूजफुल भी होती है। चलिए अगले बिंदु पे आते हैं कि कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ऑप्शन है काली मृदा, जलोढ़ मृदा, मिश्रित मृदा या कछारी मृदा। तो इसका जो सही ऑप्शन जाता है साथियों वो है काली मिट्टी या काली मृदा। ये सबसे ज़्यादा उपयोग में कपास की कृषि के लिए आती है। चलिए प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। किसे रेंगती मृत्यु के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है बाढ़, मृदा अपरदन, भूकंप, सूखा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको खुद से बताना है कि जो रेंगती मृत्यु के रूप में जाना जाता है उसको हम मृदा अपरदन के नाम से जानते हैं। मतलब जो मृदा का कटाव है, मृदा अपरदन है, वो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए जो है तो हम इसको रेंगती मृत्यु के रूप में भी जानते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। प्रकृति अनुसार काली मिट्टी होती है, किस प्रकार की होती है, क्षारीय, उदासीन, अम्लीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको सोच कर देना है। और यदि हम सही ऑप्शन की बात करें तो जो काली मिट्टी होती है वो होती है क्षारीय प्रकृति की। कैसी होती है साथियों, वो होती है क्षारीय प्रकृति की। चलिए प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। मिश्रित मिट्टी के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है, धान, कपास, बाजरा या गेहूं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बाजरा। मिश्रित मिट्टी के लिए जैसे हमने आपसे बताया कि मोटे अनाजों को ज़्यादा उगाता है ये मिश्रित मिट्टी, तो उसमें बाजरा सही ऑप्शन होता है। प्रश्न नंबर 8 की बात करें कि लाल पीली मिट्टी में किसकी अधिकता होती है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, लोहा, चूना या ह्यूमस। तो लाल पीली मिट्टी में साथियों जो सबसे ज़्यादा अधिकता होती है वो होती है आपके चूने की। किसका होता है, चूना। जैसा कि हमने आपसे ऊपर पूरी टॉपिक में चर्चा भी किया हुआ था, तो आपके माइंड में इसके आंसर बहुत अच्छे तरीके से आ रहे होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ें। जलोढ़ मृदा का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक, 7 से कम या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हमने आपसे चर्चा किया ही हुआ था, पूरा डिस्कशन किया था कि जो जलोढ़ मृदा होती है उसका पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। और इसी के साथ हम अपने टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन है कि लाल पीली मृदा किस फसल के लिए आदर्श होती है। ऑप्शन है कपास, चावल, चाय या ज्वार। तो इसका जो सही आंसर है साथियों वो आपके माइंड में आ चुका होगा कि जो चावल है लाल पीली मृदा में सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती है, सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है चावल का। तो ये
हमने जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए हैं साथियों, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, चाहे वो MPPSC हो, MPSI हो, पटवारी हो, ADPO हो या अन्य कोई एग्ज़ाम्स भी जो कंडक्ट होते हैं MP में, उन सभी पेपरों में या सभी एग्ज़ाम्स में इन क्वेश्चंस को समावेश किया जाता है। और ये जो मध्य प्रदेश की मिट्टियां हैं या मध्य प्रदेश की जो मृदाएं हैं, मेजर सॉइल्स ऑफ MP, इस टॉपिक से हमेशा ही 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में शामिल किए जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने साथियों को ज़रूर कमेंट करें कि इस चैनल में नए नए वीडियोस देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ में इम्पॉर्टेंट जानकारी शामिल की जाती है और उन्हीं पॉइंट्स को हम शामिल करते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि बेसाल्ट चट्टानों से कौन सी मृदा का निर्माण होता है। इस प्रश्न का उत्तर जो बच्चे कमेंट के माध्यम से सही देंगे उनका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। और ये प्रश्न बहुत ही ध्यान से आप इसका आंसर देंगे, कमेंट करके बताएंगे। हमारी यदि जानकारी पसंद आई तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और टेलीग्राम है, इनमें आप फॉलो करें, नई नई जानकारी अपडेट इसमें होती रहती है। ओके साथियों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। और कोई भी कमी आपको वीडियो के अंदर लगे, कोई भी जानकारी लगे, कोई भी डाउट लगे तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। बी ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और आगे की ओर बढ़ते रहें। थैंक यू।